Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से बच्चों। तो क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? देखो यहाँ पे मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है बच्चों, एक का मास m2 है। ये एक बॉडी m1 मास की, ये दूसरी बॉडी m2 मास की बच्चों। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों। अब अगर बच्चों मैं चाहता हूं कि ये बॉडी यहां से थोड़ी आगे जाए तो उसके लिए यू हैव टू डू द वर्क डन अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज। इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो वो जो वर्क आपने किया बच्चों अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वर्क डन एज अ एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट वर्क डन इज अपेयर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पे यही चीजें लिखिए। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m1 फिक्स्ड एट पॉइंट A। यहां पे एक पार्टिकल है m1 मास का, ये फिक्स है बच्चों। एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 इज टेकन फ्रॉम पॉइंट B टू C। दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है उसको हमने कहां से कहां लेके जाना है? B से C लेके जाना है। तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब बच्चों आप पीछे सीख के आए हो, आप वर्क पावर एनर्जी में ये चीज सीख के आए हो कि वर्क डन by the conservative force is equal to negative of change in potential energy of system। ये पढ़ के आए हो ना आप कि जब कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क डन करती है तो वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। या आप ये बोल सकते हो कि सिस्टम की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर बच्चों, है ना। या आप ये भी बोल सकते हो बच्चों कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, है ना। नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव होता है और एक्सटर्नल के ये पॉजिटिव के इक्वल होता है, बाहर वाली फोर्स के। पर यहां ये कंडीशन हो जाती है कि सिस्टम की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो वो क्या हो? जीरो। मतलब सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी हो? जीरो। ये सारा कहां से कंसेप्ट आता है बच्चों? वर्क पावर एनर्जी में जो आप टॉपिक पढ़ते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन में कौन कौन होता था? एजेंट होता था। वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तभी तो बच्चों वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विद नेगेटिव साइन होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स में कौन आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो या तो आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल दो या आप कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाल दो और आगे क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो हमने बॉडी को B से कहां लेके जाना है? C पे लेके जाना है। मैं यहां पे निकालने लगा हूं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जो कौन सी फोर्स है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब देखो बच्चों जो आपकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा, आप बॉडी को B से C तक लेके जा रहे हो तो B से C तक जाते जाते रास्ते में उसका यहां से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है? G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस है फोर्स चेंज होगी। इसका मतलब आपको जो वर्क डन निकालना पड़ेगा वो वेरिएबल फोर्स वाला निकालना पड़ेगा, विच मींस जो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कैसे निकलेगा? F डॉट डी आर से निकलेगा बच्चों। यही होता था ना जब आपकी वेरिएबल फोर्स होती है तो आप ऐसे निकालते हो बच्चों। अब फोर्स क्या होगी बच्चों? फोर्स होगी G m1 m2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लेते हैं कि बॉडी किसी टाइम पे यहां पे और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों r। ठीक है। ये जो बॉडी थी m2 मास की, जाते जाते ये किसी टाइम यहां पे पहुंच गई। तो यहां पे कितना डिस्टेंस है इसका? r। तो नीचे आएगा r का स्क्वायर डॉट डी आर बच्चों। यहां पे अब देखो, आप यहां पे पहले एंगल ले क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो एंगल में देखो एफ डी आर कॉस थीटा होएगा। डी आर क्या होएगा? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप डी से कहां पहुंच गए? ई पे पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। और दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है। तो ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई डी से ई, तो कितना वर्क डन हुआ? एफ डॉट डी आर।
एफ डी आर कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा यहाँ पे, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये वाली बॉडी इसको हमेशा इस तरफ खींचेगा, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगी वो हमेशा कहां होगी, अंदर की तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों, 180, तो यहाँ पे क्या आएगा 180 बच्चों, ठीक है। cos 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पे मैंने ये माइनस आगे लिख दिया और f की जगह वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी Gm1 m2, दोनों के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर इंटू dr। अब ये आया स्मॉल वर्क डन, कहां से कहां तक का, D से E तक का, तो यहां पे लिखा स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम D टू E, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन के लिए तो ये चीज हो गई। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम B टू C, वो कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल वर्क डन के लिए आप इस स्मॉल वर्क डन की कर दोगे इंटीग्रेशन, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे Gm1 m2 बाय r स्क्वायर dr, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बच्चों, आपने B से C तक लेके जाना है, तो B का डिस्टेंस कितना था r1 और C का डिस्टेंस कितना था बच्चों r2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका टोटल वर्क डन किसके द्वारा, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, या लिख दिया मैंने कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो देखो वो कैसे करेंगे। तो बच्चों टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, सो दैट मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो ये नेगेटिव, एक हमारे वर्क डन में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, ये आ जाएगा Gm1 m2 बाय r स्क्वायर dr, r1 से r2 बच्चों। अब जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया बच्चों सिस्टम का, वो कहां से कहां तक का आया होगा, आपने इंटीग्रेशन r1 से r2 तक की है, मतलब ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जब सिस्टम में ये बॉडी पहले r1 डिस्टेंस पे थी और दूसरी जब ये बॉडी कहां पे पहुंच गई, r2 डिस्टेंस पे। तो फाइनल होगा जब आपके u जो है वो कहां पे निकाला हमने, r2 डिस्टेंस पे। तो ये मैंने ब्रैकेट में r2 लिखा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये u कब की है, जब आपका डिस्टेंस r2 है, माइनस u जब आपका डिस्टेंस r1 है बच्चों। ये r2 एंड r1 इज जस्ट फंक्शन, जैसे आप लिखते हो ना f इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब f में x की वैल्यू को पुट करो, बस यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि u इज द फंक्शन ऑफ r2। तो ये u तब की है जब डिस्टेंस r2 है, ये u तब का है जब डिस्टेंस r1 है। अब यहां पे आपने करनी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में Gm1 m2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 बाय r स्क्वायर dr, लिमिट्स r1 से बच्चों r2, तो u r2 माइनस u r1, यहां पे देखो अब Gm1 m2, ये r स्क्वायर नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 dr, लिमिट्स r1 टू r2, Gm1 m2, यहां पे अब उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में आपको रूल पता है, एक पावर प्लस होती है और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाती है, लिमिट्स r1 से r2 बच्चों। यहां पे अब नीचे क्या आएगा, -2 + 1 इज -1, तो नीचे -1 आ जाएगा, वो मैंने बाहर लिख दिया, माइनस ऊपर लिख दिया, नीचे 1 का कोई चक्कर नहीं, ये आ गया। ऊपर भी r की पावर -1 हो जाएगी बच्चों, -1 होगी तो नीचे आके वो r की पावर +1 हो जाएगी, लिमिट्स r1 से बच्चों r2 हो जाएगा। ये चीज हो गई बच्चों। अब उसके बाद देखो क्या आंसर आया आपके पास, u r2 माइनस u r1 इज इक्वल टू -Gm1 m2, लिमिट्स पुट करोगे, पहले अपर लिमिट 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो चेंज आया, अगर आप चाहते हो कि इस बॉडी की यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है या सी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको यहां पे बच्चों एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, है ना। तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितने को अप्रोच कर रहा था, इंफिनिटी को, क्योंकि अगर यहां पे r1 इंफिनिटी हो गया बच्चों, तो 1 बाय r1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, हमारे एक्सप्रेशन से r1 गायब हो जाएगा एक तो हमें r2 पे मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दूसरी चीज
पोटेंशियल एट R1 भी कितना होगा, अप्रोचेस टू जीरो करेगा। तो ये हमारा यहां पे रेफरेंस पॉइंट है कि जब टू पार्टिकल सिस्टम में दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि एक दूसरे पे वो फोर्स लगाएंगे नहीं, वो तो बहुत दूर है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हम कितनी मानेंगे, जीरो। तो यहां पे ये एक रेफरेंस कंडीशन है बच्चों की, आप इनिशियली ये मान लोगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं और यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आपके पास आया u एट R2 को मैं कोई जनरल पॉइंट अब R ही ले रहा हूं कि u एट एनी पॉइंट इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा या इससे कितना होगा, ये ओरिजिन है ना, यहां से कितना डिस्टेंस होगा R। तो u एट एनी डिस्टेंस R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, किसके इक्वल होगा, g m1 m2 माइनस साथ में 1 बाय R माइनस 1 बाय इंफिनिटी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 बाय R। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि बताओ अगर एक बॉडी यहां पे है, दूसरी बॉडी यहां पे है, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे माइनस जी m1 m2 बाय R। R क्या होएगा, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बच्चों। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स है वो कौन से नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट force between two bodies is attractive in nature बच्चों। Is it clear बच्चों, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एज R इंक्रीजेस, जो U है बच्चों, U विल बिकम लेस नेगेटिव, यू उतना ही कम होता जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि आगे नेगेटिव है ना, जितना आर बढ़ेगा उतना ये पूरा नंबर कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और आगे नेगेटिव है तो मतलब वो नंबर कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस दिस इंप्लाइज कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बच्चों। अब आप ये बोलोगे कि सर नंबर तो छोटा हो रहा है, लेस हो रहा है, पर बच्चों नेगेटिव में लेस हो रहा है। मुझे ये बताओ -3 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है ना। तो नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होगा उतना ही क्या होता है, वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों बॉडीज का, वैसे ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में उसका नंबर छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी विच इज व्हाट, जीरो। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, इंफिनिटी पे, बहुत दूर जाके, जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो बच्चों। अब यहां पे बच्चों एक और क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकालनी है, तो हम तो अर्थ के केस में ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के, कि अर्थ से अगर किसी बॉडी को h हाइट तक उठाया है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है। यहां तो ये आ गई, तो अब क्या करेंगे। तो बच्चों वो जो रिजल्ट लगता है ना mgh का, वो तब लगता है जब हाइट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू रेडियस। हाइट बहुत कम है, मतलब उस केस में आप स्मॉल g को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हो। पर आपको अब पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे g की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो वो रिजल्ट कब अप्लाई होता है, जब हाइट एज कंपेयर टू रेडियस बहुत कम है। तो आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए जहां पे आप mgh यूज करते हो, वहां पे हाइट कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 से कम होती है ना। 100 क्या मतलब, वहां तो आप 20 किलोमीटर भी नहीं होता, मीटर्स में हाइट होती है वहां पे। तो जहां हाइट बहुत कम हो सरफेस से, वहां वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। तो वो भी रिजल्ट मैं यहां से आपको ड्राइव करके दिखाता हूं अभी। पहले उससे पहले आप ये देख लो कि अगर यहां पे इस फॉर्मूले में एक बॉडी अर्थ हो जाती है, मतलब मान लो कि ये अर्थ है,
तो यहाँ पे आप मास किसका लोगे, अर्थ का मास लोगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अर्थ निकालने की बॉडी अर्थ से इतनी हाइट पे है, तो वहां पे आप बस m1 को क्या ले लोगे, कैपिटल M, और r को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे। देखो मैं समझाता हूं यहाँ पे आपको, मान लो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ का रेडियस r, आपकी बॉडी यहां पे है एट हाइट h, ठीक है, इसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ इस बॉडी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आप बोलोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग U इज इक्वल टू माइनस जी, अर्थ का मास m, बॉडी का मास स्मॉल m, नीचे डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो कितना होगा, यहां पे यहां से लेके यहां तक r और यहां से लेके यहां तक h। बच्चों वो सरफेस से h है, हमें टोटल लेना है, तो आपको r प्लस h लेना, ये मत भूलना, ठीक है। तो अर्थ के केस में आपका u जो है वो ऐसे हो जाएगा, इन केस अगर आपको क्या गिवन होगी, हाइट गिवन होगी फ्रॉम द सरफेस। इज इट क्लियर बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे यही फॉर्मूले से mgh का फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब आपके पास यहाँ पे एक m मास की बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे पड़ी है, आपने इस बॉडी को b पॉइंट पे लेके जाना है जिसकी सरफेस से हाइट कितनी है h, और h जो है वो रेडियस से बहुत ही छोटी है। अब अगर आपने ये वाला फॉर्मूला जो आज सीखा है वो ना सीखा होता तो आपको पता है कि इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, mgh। और मैंने ये वहां पे भी आपको सिखाया था, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया जब उसको सरफेस से आप h हाइट तक लेके आए, वो कितना है, mgh। तो आप ये सीखोगे कि जो आज फॉर्मूला किया है उससे ये आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लोगे, यूपी माइनस यूपी। अब यूपी क्या आएगा, माइनस जी m1 इज अर्थ का मास तो कैपिटल M, m2 इज बॉडी का मास स्मॉल m, नीचे डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, पहले हम बात करें बी की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r प्लस एच, तो यहां पे आएगा r प्लस एच, ठीक है। ये आ गया यूबी, फिर माइनस यूए क्या आएगा, माइनस जी एम एम बाय आर, क्योंकि वो तो सरफेस पे पड़ा है, माइनस मत भूल जाना, एक फॉर्मूले का माइनस होता है फॉर्मूले में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखो यहाँ पे माइनस जी एम एम आर प्लस एच, माइनस माइनस हो गया प्लस जी एम एम बाय क्या हो गया बच्चों, आर, ठीक है। यहां से अब देखो जी एम एम कॉमन, ये r प्लस में है तो ये आगे लिख दिया, ये r प्लस एच माइनस में है तो ये पीछे लिख दिया मैंने, एलसीएम ले लो, जी एम एम आर प्लस एच माइनस आर बाय आर प्लस एच, ये चीज आ गई बच्चों। यहां पे ये r से r कैंसिल हो गया, तो जी एम एम एच बाय आर आर प्लस एच, ये चीज आ गई बच्चों। मैंने क्या बोला है, H इज वेरी 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 लेस देन R, मतलब आपका ये जो B पॉइंट है दिस इज नियर टू द सरफेस, क्योंकि H बहुत ही छोटी है, नियर टू द सरफेस है बच्चों। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि R प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, क्योंकि R तो बहुत बड़ा है, तो अगले स्टेप में हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे कि जी एम एम एच बाय आर इंटू आर जी एम बाय आर स्क्वायर एम एच, ये क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर बच्चों, होती है ना जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू। बी पॉइंट में तो नियर टू द सरफेस, और नियर टू द सरफेस जी की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज होती नहीं, तो यहां पे हम ये मान रहे हैं कि जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला बनेगा जब जी कांस्टेंट माना जाता है और हाइट बहुत कम मानी जाती है, तो यहां पे इसकी जगह g आ जाएगा, तो ये जी एम एच तो एम जी एच, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया बच्चों, एम जी एच, तो बन गया ना वही फॉर्मूला, तो निकला तो बच्चों यहीं से है वो फॉर्मूला, समझे बात। तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अगर आपने अब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, इज इट क्लियर। और अर्थ के केस में आर इज रिप्लेस्ड बाय आर प्लस एच, इज इट क्लियर बच्चों। अब आपको ना न्यूमेरिकल्स में अगले वीडियो में करवाऊंगा, वहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना काम आपने किया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, आपसे काम पूछा गया,
तो आपको पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव किसके इक्वल है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसने तो आपका पूछा है ना, तो आपने बस यही निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूबी माइनस यूए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के। तो न्यूमेरिकल में यही होगा, वर्क डन पूछेंगे, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आपने इस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये बॉडी होगी मेरी सोर्स बॉडी, कि जिसका आपने पोटेंशियल चेक करना है। अब पोटेंशियल चेक कैसे होगा बच्चों? उसके लिए आपको एक टेस्ट बॉडी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? टेस्ट बॉडी, जो हेल्प करेगा हमें इसके पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट बॉडी को जिसका मास मैंने m लिया है उसको यहां पे रखा, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना था r1। आपने इस टेस्ट बॉडी को यहां से उठाकर यहां रखा। जब आप इसको यहां से उठाकर यहां रखोगे तो ऑब्वियस है देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी हमने आर्टिकल किया कि वर्क डन होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स VC और VB के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो कैसे निकला जाएगा? वो निकलेगा बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैट टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय दैट मास जिसको आप लेके जा रहे हो। तो ये निकलेगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सोर्स बॉडी। किसकी? सोर्स बॉडी की बच्चों, इसकी पोटेंशियल है। मतलब अगर आपने मेरा पोटेंशियल देखना है ना, तो आप मुझे नहीं हिलाओगे, आप किसको हिलाओगे? आप एक टेस्ट बॉडी लेके आओगे, आप उसको यहां से आगे लेके जाओगे और उसके वर्क डन से, उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आप मेरा पोटेंशियल देखोगे। किसका पोटेंशियल देखोगे? मेरा पोटेंशियल देखोगे। समझे बात बच्चों? तो यहां से बस वही निकालना है, आपने पोटेंशियल निकालना है। तो VC माइनस VB, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स के एग्जांपल में। मान लो कि एक टीचर है, ठीक है, ये उसकी एक क्लास है बच्चों, ठीक है, ये क्लास में एक स्टूडेंट यहां पे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट पास में है जिसको B पॉइंट बोला मैंने। आपने इस टीचर का पोटेंशियल देखना है, इसका पोटेंशियल कितना है, मतलब इसका दबदबा कितना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपने क्या किया, आप यहां से धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहे हो, पीछे की तरफ, या आपने यहां खिसक गया। अब यहां से यहां तक खिसकने में आपने कितना काम किया, या आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, वो होगा टीचर का पोटेंशियल बच्चों। कैसे? मतलब अगर आपने ज्यादा काम किया, मतलब आपको टीचर का डर ही बहुत है ना, उसका दबदबा ही बहुत है कि आपको धीरे धीरे खिसकने में, मतलब टीचर से दूर चले जाऊं, धीरे धीरे खिसकूं, आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, आपकी एनर्जी में बहुत चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाली टीचर में दबदबा है, रोब है। और वहीं अगर कोई लीनियर टीचर हो तो आप क्या करोगे, चल भी पीछे चलते हैं, टीचर ने कौन सा कुछ बोलना है ना। तो टीचर के पोटेंशियल को चेक करने के लिए आप टीचर को तो नहीं बोल रहे कि मैडम यहां से पीछे जाना, आप खुद पीछे जा रहे हो। अगर पीछे जाने में अगर आपने काम ज्यादा किया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब टीचर दबदबे वाली है, टीचर स्ट्रांग है। और अगर नहीं ज्यादा काम किया तो टीचर लीनियंट है, टीचर का पोटेंशियल जो है, पढ़ाने में पोटेंशियल नहीं बोल रहा, क्लास को हैंडल करने में टीचर का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो कुछ एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। आई होप सो कि समझ लग गया होगा। नहीं समझ लगा तो बस सीधी सी डेफिनेशन याद कर लेना कि अगर आपने इस वाली बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है B एंड C दो पॉइंट्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, VC माइनस VB इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास बच्चों। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, VC माइनस VB इज, आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां गए हैं, B टू C। तो वर्क डन फ्रॉम B टू C डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से याद कर लो, चाहे आप वर्क डन फ्रॉम B टू C से याद कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है बच्चों वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बच्चों बॉडी का किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ लिया, कहीं पे भी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ लिया, मैंने बोला कि यहां पे बताओ D पे, जिसका डिस्टेंस यहां से R है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, तो मेरे पास तो डिफरेंस का फॉर्मूला है,
सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अब सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल तभी निकलेगा बच्चों जब इनमें से किसी एक का पोटेंशियल आपको जीरो मानना पड़ेगा। तो अगेन यू हैव टू कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और रेफरेंस हमने इंफिनिटी माना हुआ है, हमें पता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो आपका जो पोटेंशियल होगा बच्चों सिंगल पॉइंट में, वो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि अगर आपने डी पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वीडी माइनस वी इंफिनिटी कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? यूडी माइनस यू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एम बच्चों, ठीक है। तो वीडी माइनस वी इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा यूडी बाय एम बच्चों। मतलब अगर आपने किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय उसी का मास जो उस पॉइंट पे पड़ी है, मतलब टेस्ट बॉडी का मास। समझे बात? तो बस यही है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो पॉइंट स्पेसिफिक होंगे और किसी सिंगल पॉइंट के लिए आपको जो है बी पॉइंट, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, उसको क्या मानना पड़ा? इंफिनिटी मानना पड़ा। मतलब अब आप जो है वर्क डन, इसको आप कैसे लिखोगे कि अगर आपने किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो अब आपको वर्क डन कहां से करना पड़ेगा? इंफिनिटी से करना पड़ेगा। कहां तक? डी तक डिवाइडेड बाय वो मास बच्चों। तो ये सेकंड डेफिनेशन है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय दैट मास जिसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट क्या मानना है? इंफिनिटी मानना है। मतलब हमारा जो बी है वो कहां पे पहुंचा हुआ है? इंफिनिटी। मतलब अब हम इंफिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा क्या बच्चों? देखो अब फॉर्मूला सिंपल सी बात है। तो v किसके इक्वल आ गया? u बाय एम के। u किसके इक्वल था? माइनस g मेन बॉडी का मास, टेस्ट बॉडी का मास डिवाइडेड बाय r। नीचे टेस्ट बॉडी तो ये कैंसल, तो v क्या आ गया? माइनस जी एम बाय आर बच्चों। तो v के फॉर्मूले में क्या वो बॉडी का मास आ रहा है जिसको आगे पीछे लेके जा रहे थे? नहीं आ रहा। सिर्फ किसका मास आ रहा है बच्चों? सिर्फ इसका मास आ रहा है, क्योंकि ये सोर्स बॉडी है। पोटेंशियल आप इसका देख रहे हो, इसको तो सिर्फ डमी है, ये तो आगे पीछे लेके जाने के लिए हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। इसकी हेल्प से तो सिर्फ वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर आपसे किसी भी बॉडी का पोटेंशियल पूछा गया है तो सीधा फॉर्मूला है माइनस जी एम बाय आर बच्चों। तो अब दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन आया? देखो यहां पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी? माइनस जी एम बाय आर, जिसमें से ये किसके इक्वल आ गया? माइनस जी एम बाय आर। माइनस भी साथ में है ना, तो ये v के इक्वल आ गया। तो u इज इक्वल टू वी इंटू एम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ टेस्ट बॉडी। टेस्ट बॉडी क्यों लिख दिया कि कंफ्यूज ना हो जाओ कि बॉडी तो दोनों ही है। टेस्ट बॉडी वो जिसको आप उठा के मूव करवा रहे हो। समझे बात मेरी? तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आपको बच्चे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला इज माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। और इन केस ऑफ अर्थ जो आर है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाता था? कैपिटल आर प्लस एच। सेंटर टू सेंटर देखना है ना, तो पहले रेडियस आएगा फिर ऊपर कितनी आएगी? हाइट। ऐसे पोटेंशियल के केस में आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस जी एम बाय आर। और आर इन केस ऑफ अर्थ फिर किससे रिप्लेस हो जाएगा? आर प्लस एच से। इज इट क्लियर? कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आई होप विद दिस अब आपको इनकी डेरिवेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और आपके स्कूल बोर्ड्स में भी पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।